नमस्कार। आरपीएफ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं झाबुआ के कुशल व्यापारी अम्बरीश जी भावसार से। भावसार जी के शौक शायराना है और कर्म मेहनत कश। तो आइए मिलते हैं अम्बरीश जी भावसार से। अम्बरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरपीएफ में। धन्यवाद। आप कुशल व्यापारी हैं, हिंदी के क्षेत्र में आपका मतलब अच्छा खासा ज्ञान है। एक सवाल वहीं से मैं आपको उठाता हूँ। एक गीत था हमारे हिंदुस्तान के लिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसमें एक लाइन थी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। लेकिन क्या उस लाइन से आपको लगता है आज भी कि मजहब आपस में बैर नहीं सिखाता है, मगर मजहब ही बैर करवाता है? ये एक बड़ा रोचक विषय है। रोचक इस मायने में कि ये जो लाइन जिन्होंने रची, इसके जो रचयिता है उनके पूर्वज हिंदू रहे। और ये दुर्भाग्य कहिए कि जो रचयिता है वो खुद अपनी रचना के ऊपर मुकम्मल कायम ना रह पाए और कहीं ना कहीं अखंड भारत का जो खंडित रूप स्वरूप आज़ादी के आसपास जो 1947 में नजर आया, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बैरभाव था। और ये बैरभाव ही भारतीय विखंडन का कारण बना। और दुर्भाग्य देखिए, इसके जो रचयिता थे जिन्होंने इसकी रचना करी थी, गीतकार शायद इकबाल नाम है उनका, इकबाल नाम है, वो खुद पाकिस्तान के बहुत बड़े पैरोकार थे जिन्होंने भारत के विखंडन की रचना रची। ऐसा जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उनके द्वारा ही पाकिस्तान की कल्पना की गई थी। तो जो व्यक्ति अपनी रचना पे ही निकाय रह पाया, तो अब उसकी बात को हम कितनी सत्यता में ले सकते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो बैर तो कहीं ना कहीं पनपा और उन्होंने रचयिता ने पनपाया। अब ये वो नहीं सिखाता या सिखाता, ये बहुत बड़ा विषय है। और आप हम देख ही रहे हैं कि 1947 के बाद से भारत की स्थिति क्या है। हाँ, कौन बैर करवा रहा है और कहाँ से बैर पनप रहा है। तो बैर के लाइन लिखने वाला व्यक्ति ही आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। अन्यथा मेरा उनसे ही प्रश्न होता है कि आपने ऐसा लिखा तो क्यों लिखा, और फिर लिखने के बाद आप आप अलग हो गए और आपने पाकिस्तान चुना। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। हम वहीं से फिर से कहानी चलते हैं और उस कहानी में हम ये देखते हैं कि आज तक हमारे देश में जागरूकता का अभाव है। कितना लगता है आपको इस जागरूकता का अभाव? आपके इस प्रश्न ने एक बोलना चाहिए एक नई बहस या एक विचार विमर्श को आमंत्रित करा है। जागरूकता अपने आप में एक छोटा वर्ड है, शब्द है, लेकिन इसके मायने बड़े व्यापक हैं। जहाँ तक अगर हम देखें कि नागरिक बोध या संविधान का अगर हम माने, जागरूकता को अगर हम संविधान से अगर जोड़ें, तो मुझे नहीं ध्यान पड़ता है कि आप, हम या अधिकांश लोग भारत के नागरिक संविधान से उस तरह से रूबरू हो भी पाए या नहीं, आज तक समझ में नहीं आता। बहुत सी चीजें आए दिन हमें नई नई मालूम पड़ती। जागरूकता से संविधान को आपने जोड़ा, तो संविधान से ही एक सवाल ये उठता है कि संविधान की जागरूकता हमारे देश में ना के बराबर है। चाहे शिक्षा नीति ने इस संविधान को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया हो, मगर आज हम किसी भी आम आदमी से पूछते हैं संविधान के अनुसार उसके मूल अधिकार, तो उसे वो मूल अधिकार पता नहीं है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? वर्तमान दौर में अगर देखा जाए तो पहले तो केवल पाठ्यक्रम होता था, उसमें शायद 1 या 2 कक्षाओं में नागरिक शास्त्र संबंधी विषय होता था। उसमें संविधान से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं से परिचय करवाया जाता था विद्यार्थियों को। पर उसके साथ साथ वर्तमान दौर में कई माध्यम हैं और आज तो इंटरनेट का ज़माना है और ऑनलाइन पाठ्यक्रम हो रहा है और तमाम तरह के प्रयोग हो रहे हैं। तो अगर सरकार चाहे या संस्थागत अगर प्रयोग किया जाए तो सहज रूप से विद्यार्थियों में, आज के पुराने दौर के विद्यार्थियों में, आज के विद्यार्थियों के दौर में भी एक बदलाव है। मानसिक रूप से उत्सुकता बहुत अधिक रहती है बच्चों में। तो सहज रूप से हम संविधान को जानकारी दे सकते हैं, विद्यार्थियों का तो कर सकते हैं। वही मेरा पूछने का मतलब ये था कि आपको क्या लगता है कि पुरानी जितनी भी सरकारें रही हो, उन्होंने लोगों को या विद्यार्थियों को इस चीज से वंचित रखा? ऐसा बोला जा सकता है।
वंचित पूरी तरह रखा है तो नहीं, क्योंकि हम जिस दौर से गुजरे नागरिक शास्त्र में हमने मूल अधिकार और कुछ प्रमुख प्रमुख जानकारियां पढ़ी है हमने, पर उनका दायरा व्यापक करने की आवश्यकता आज भी महसूस होती है। क्योंकि अभी अधिकांश लोग आज भी संविधान से उस तरह वाकिफ नहीं हो पाए जिस तरह से होना चाहिए। अगर बोला जाए एब्रॉड अदर कंट्रीज में, दूसरे देशों में जिस तरह की जागरूकता वहाँ के संविधान के प्रति वहाँ के नागरिकों को है, वैसी जागरूकता यहाँ पर व्यापक रूप में तो नजर नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ और है, हमने आपके बारे में पता किया है, कहीं न कहीं से हमें भी पता चला है, आपके शौक बड़े शायराना हैं, आप लिखते भी हैं। हाँ, और बहुत सारे शौक है, मतलब शायद उंगलियों पे तो हम नहीं गिन सकते। तो जरा आपके शौक के बारे में हमें बताइए कि आप कितने प्रकार के शौक हैं। ईश्वर कृपा है, कला क्षेत्र में बचपन से लगाव रहा है और लेखन से जुड़ा रहा हूँ। 6ठी-7वीं से मैं लेखन करता रहा हूँ। पत्र संपादक के नाम से शुरू हुआ, तो उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में छपा हूँ और दैनिक भास्कर में भी मैं 3 वर्ष सेवारत रहा। उसके बाद विशेष संवर्धना स्वदेश में रहा और कविताएं थोड़ी बहुत लिखी है, करीब 70-80 कविताएं लिखी है, पर उसको इस तरह से मैं हाईलाइट जिसको बोलना चाहिए वो कर नहीं पाया हूँ। कभी कभार छपता रहा हूँ, शौकिया तौर पे लिखता हूँ मैं। और इसके अलावा चित्रकारी का शौक है, रंगोली में ईश्वर कृपा से बना लेता हूँ फ्री हैंड। इतनी बड़ी बोले पूरे मैदान में बनाना, पूरी मैदान में बना सकता हूँ फ्री हैंड से। मोहन खेड़ा में मैंने अवसर मुझे मिला था तो मैंने काफ़ी बड़ी रंगोली बनाई थी और मुनिजनों संतजनों का आशीर्वाद भी मिला था मुझे। इसके अलावा फोटोग्राफी का काफ़ी शौक रखता हूँ। फोटो वगैरह आप अपने खींच के फेसबुक वॉल पे डालते हैं? हाँ, सोशल मीडिया से आप हमेशा कनेक्टेड रहते हैं? कोशिश रहती है, कुछ न कुछ विचार मन में आता है जो किसी को किसी का हित नहीं करता और अपने विचार अभिव्यक्ति को प्रकट करने का अवसर मिलता तो मैं करता रहता हूँ। अभिव्यक्ति के से हमें एक चीज़ और याद आ रही है कि आप किसी ऐसी संस्था से जुड़े हैं जिसका नाम सक्षम है। हाँ, वो सक्षम क्या है और उसके बारे में हमें पूरा बताइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और जहाँ तक मुझे जानकारी है जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कार्यरत ना हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो कृषि हो, राजनीति हो, सेवा हो, सहकारिता हो, विद्यार्थी हो, धर्म हो, राजनीति हो, सभी क्षेत्रों में। पिछले कुछ समय से शायद वरिष्ठ जनों के ध्यान में एक और क्षेत्र ध्यान आया कि देश में दिव्यांगजनों भी काफ़ी है और उनकी भी सेवा की जाए। तो जब ऐसा ध्यान आया तो शायद कुछ वर्षों पहले सक्षम के नाम से एक अनुसांगिक संगठन की स्थापना हुई है और आज देखते देखते कुछ ही वर्षों में वो राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक स्वरूप में दिख रहा है। मैं इसके अखिल भारतीय बैठक अवसर मिला तो मुझे जयपुर में अखिल भारतीय सम्मेलन में गया था मैं 3 दिवसीय। तो वहाँ मुझे खुद को बड़े हैरानी हुई, बड़े बड़े उद्योगपति जो स्वयं दिव्यांग हैं आज नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी के हेड बने हुए क्या मतलब वो अपने बल पे आए और दिव्यांगजनों के संबंध में बहुत 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 ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। 21 तरह की दिव्यांगता जो प्रामाणिक रूप से मानी जाती है और उसके साथ अलग अलग प्रकल्प बनाए हैं सक्षम के माध्यम से। और सक्षम का मेन उद्देश्य है कि किसी भी तरह के दिव्यांगों को परेशानी ना हो और जहाँ कहीं अगर जैसे जो संगठन है जो दिव्यांगजनों की सेवा में लगे तो उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए अधिक से अधिक लाभ सभी दिव्यांगजनों को मिले, ऐसा प्रयास लगातार जारी। तो इसमें हम मतलब जिले वाइज कुछ दिव्यांगों की नोटिफिकेशन करते हैं कि कितने लोग जिले में हैं, कहाँ गांव में कितने लोग हैं, ऐसा कुछ भी होता है? उन तक खबर कैसे पहुंचती कि हमें दिव्यांग की सहायता करनी है, उन्हें मदद की आवश्यकता है? जैसा कि मैंने बताया कि हाल ही के वर्षों में इसकी स्थापना हुई है सक्षम की और ये अपने शैशव काल में, अगर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वटवृक्ष को देखें तो अभी सक्षम शैशव काल में है और आप जो बता रहे हैं वो सारी प्रक्रियाएं धीरे 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 धरातल पर लाई जा रही है। जिले में भी सक्षम अपना कार्य कर रहा है वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन। बिल्कुल। अमृत जी, एक चीज़ और बताइए कि लेखन क्षेत्र से आप शुरू से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। कोई एक ऐसी घटना जो आज भी आपको याद हो जिसमें आपको कुछ अच्छा लगा हो और वो ऐसी घटना हो कि वो बिल्कुल प्रेरणादायक हो? ऐसे
बचपन में? नहीं, ऐसे कुछ अवसर मेरे ध्यान में आए हैं। और जहाँ तक सोचता हूँ, मैं फेसबुक में जब जुड़ा तो 2-3 वाक्य ऐसे मेरे आए कि त्वरित प्रतिक्रिया हुई उसके ऊपर। जैसे मैं व्यावसायिक प्रवास पर था तो कल्याणपुरा से मेघनगर जा रहा था, तो एक जगह बड़ा भारी पोल लोहे का, जिसके ऊपर मार्गदर्शक सूचक लगा रहता है, वो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ये अब गिरा तब गिरा। तो मैं उस स्पॉट से करीब 1 किलोमीटर आगे निकल चुका था, वहाँ से लौटा, उसके फोटोग्राफ लिए और अपनी अभिव्यक्ति मैंने दी कि किसी भी की भी जान ले सकता है। तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि संबंधित विभाग और समाज सेवी जो सक्रिय थे, उन्होंने मेरी फेसबुक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से क्रियाशील करा और उसको ठीक करा। और दूसरा वाकया एक है कि जब उज्जैन में सिंहस्थ था और उस दौर में इधर वाया धार राजगढ़ उज्जैन का रोड बहुत खराब था। इस व्यावसायिक प्रवास के दौरान जब मैं मेघनगर से झाबुआ लौट रहा था तो संत जनों की 2-3 गाड़ियाँ फुलमाल फाटे से झाबुआ की ओर इंटर हुई और मैं उनके पीछे था। मैंने स्पीड बढ़ाई और उनको ओवरटेक करते उनकी गाड़ी रोकी और उनको बताया कि आप इधर से जाएंगे परेशान हो जाएंगे, आप फिर उधर से वाया दूसरा रोड बताया। और ये बात मैंने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से फिर लिखी अपनी। तो मैं यातायात पुलिस का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने फुलमाल फाटे में बड़ा सा होर्डिंग इमीडिएट लगाया और उसके बाद जितने भी तीर्थयात्री थे वो डाइवर्ट हो गए, वो एक बड़ी परेशानी से बच चुके, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा कैसे बहुत सारे मेरे लेखन के अवसर आए। कुछ जागरूकता, जैसे अस्पताल में भी ऐसा एक अवसर आया था दैनिक भास्कर के टाइम पे। और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जब बनी रही थी, पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, तो निर्माण कार्य जारी था और मैं सहज रूप से एक दिन गया तो सारे मकानों में कहीं क्रैक थे तो कहीं कुछ था। तो मैंने ऐसा बोलते हैं कि बाइलाइन स्टोरी पत्रकारिता में नवागत को नहीं मिलती, नया नया जुड़ा हो। मेरा एक ही हफ्ता हुआ था और मैंने जब ये लिखी स्टोरी तो बाइलाइन छप गई। ये अपने आप पे मैं अपना ईश्वर कृपा मानता हूँ कि मेरी बाइलाइन स्टोरी पहले हफ्ते में छप गई और उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई। ये मेरा सुकून है कि मैंने कुछ जनहित में काम, जनहित में आपका लेखन। तो ऐसे बहुत सारे अवसर और भी आते हैं। लिखने में आप जब इतने माहिर हैं तो ऐसे बहुत सारे अवसर आते भी रहे होंगे, आपने लोकहित भी किया ही है। कॉलेज के टाइम पे या जब बचपन में कॉलेज में एक प्रतियोगिता हुई थी, उस दौर का कोई किस्सा आप हमें बताएं। हाँ, वो बहुत स्मरणीय है और बहुत साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत गरिमामयी नाम है डॉक्टर विष्णु चिंचालकर जी का। जैसे कि शैक्षणिक दौर में आयोजन होते ही रहते हैं कॉलेज वगैरह में, स्कूल लाइफ में, और बच्चों को ले जाया जाता है कि आप वहाँ शामिल हो साहित्य। ऐसे साहित्यिक बड़ा संभागीय स्तरीय को शायद जहाँ तक मुझे ध्यान में 8वीं या 10वीं में रहा हूँगा, संभागीय स्तरीय एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था जिसमें तमाम स्कूलों के और बड़े बड़े साहित्यकार और ये आए थे कॉलेज में। और डॉक्टर विष्णु चिंचालकर जी ने प्रश्न सभी वरिष्ठ जनों और छोटे विद्यार्थियों सबसे सहज रूप से खुले रूप में छोड़ दिया था कि कला, एक कलाकार और एक कला के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। और मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम पे, मैं बोला नहीं कुछ भी, मैं बैठा रहा पीछे। पर जब काफ़ी सारे साहित्यकार, लेखक और जवाब दिया और उन्होंने विद्यार्थियों ने भी पर चिंचालकर जी साहब संतुष्ट नहीं हो किसी से भी, तो मैंने हाथ ऊंचा करके बोला सर मैं कुछ बोल सकता हूँ। बोले हाँ। मैंने कहा कोई भी कलाकार हो या कोई भी कला क्षेत्र हो, उसमें मौलिकता सबसे महत्वपूर्ण। तो मुझे ईश्वर कृपा से उनके आशीर्वाद मिले और उसी के आशीर्वाद से आप आज इतना अच्छा लिखते हैं। हाँ, ये बिल्कुल मैं मान सकता हूँ। उससे लोगों का हित ही होता है। हाँ, प्रयास यही रहता है कि हित होता है। RBF में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम मिले कुशल व्यापारी से जिनका नाम है अम्बरीश भावसार। लेखन क्षेत्र में ये शुरू से ही जुड़े हुए हैं और आज भी फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से अपना लेखन का कार्य करते भी हैं और लोगों का हित साधते भी हैं। साथ ही एक खास बात उन्होंने बताई सक्षम के बारे में, जो कि हमारे देश में जितने भी दिव्यांग हैं उन लोगों की वो हेल्प करता है। RBF के साथ बने रहिए। नमस्कार।